देखिए, आज एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस फाउंडेशन बैच में जो मेन ऑब्जेक्ट है कि हमारी 4 वैकेंसियों को कवर करने का। इस फाउंडेशन बैच में 4 वैकेंसी जो आएंगी उनको कवर करने का है कि चारों वैकेंसियां की तैयारी इस प्रकार हो जाए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस, कि दोनों को हम आराम से क्लियर कर। तो देखो, जो आने वाली वैकेंसियां हैं, वो पहली वैकेंसी जो आएगी वो एडीजे की आएगी। आने वाली वैकेंसियों में पहली वैकेंसी एडीजे की है, जिसका स्कोर करीब 95 के आसपास होगी। 95 पोस्टर के आसपास में एडीजे की वैकेंसी। दूसरी जो वैकेंसी आएगी वो आरजेएस की आएगी। आरजेएस की जो प्रमोशन हुए हैं और खाली पोस्ट देखते हुए करीब 125 अबव पोस्ट आएगी। 125 से ऊपर पोस्ट आनी चाहिए जो अभी प्रमोशन हुए हैं, और अक्टूबर वाले प्रमोशन मिला करके करीब 125 प्लस पोस्ट आनी चाहिए। दूसरा, जेएलओ की वैकेंसी है, ये फाइनेंस में गई हुई है। जहां तक है, जो नोटिफिकेशन से पहले फाइनेंस से स्वीकृति लेनी पड़ती है वैकेंसी को, तो वो फाइनेंस में गई हुई है, जो करीब 150 के आसपास, 150 के आसपास में है, क्योंकि जेएलओ का सारे कैडर प्रमोट हो चुके हैं और बहुत ही कम जेएलओ बचे। यानी ये जो नया बैच में बने हैं वो ही जेएलओ रहे, बाकी जेएलओ का पूरा कैडर प्रमोट हो चुका। तो केवल जेएलओ की पोस्टें करीब 150 से भी ज्यादा हो सकती है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी एपीओ की है, और एपीओ की करीब 150 वैकेंसी के आसपास खाली हो चुकी। भाई 100 तक अभी प्रमोशन हो चुके। भाई अभी जो हुए हैं 100 तक प्रमोशन हो चुके। और आगे के जोड़ करके करीब 150 के आसपास आपकी एपीओ की वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये सारी वैकेंसियां आपकी आएगी। तो हम इन सारी वैकेंसियों को टारगेट करके तैयारी। अब देखो, जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। कि भाई तैयारी हम कैसे करें। देखो, अभी हमारे पास टाइम है फाउंडेशन बैच में पढ़ना। तो फाउंडेशन बैच में जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं जहां तक सोचता हूं कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कि हम जब पेपर दे रहे हैं, मेंस का पेपर लिख रहे हैं, तब भी हम मेजर एक्ट पढ़ रहे हैं। प्री का पेपर देने जा रहे हैं तो भी हम मेजर एक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आपके मेजर एक्ट एग्जाम तक तैयार नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी। देखो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टिप, और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। अब बीएनएस, बीएनएसएस, और बीएस, भारतीय साक्षर। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 4 सिविल के और 6 क्रिमिनल के। अगर हम कंपेयर करें तो 3 सब्जेक्ट, और कंपेयर के अलावा अगर हम ये पढ़ें तो हम 6 सब्जेक्ट। क्योंकि सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस का 10 साल तक पीछा नहीं छूट। क्योंकि 10 साल तक प्रोसीडिंग में ये आएंगे तो ये आपसे भी पढ़वाएंगे, क्योंकि पुरानी फाइल है तो वही मिलेंगे। इसलिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट आप इतने तैयार कर लो
कि भाई आपको जैसे सेकंड डे भी एग्जाम देनी है, भाई सेकंड डे भी आपको क्या करना हो, एग्जाम देनी हो, तो आप इन सब्जेक्टों में गलतियां नहीं करें। भाई इन सब्जेक्टों में आप गलतियां नहीं करें। फिर उसके बाद अगर ये सब्जेक्ट आपके तैयार हैं, तो उसके बाद आप पूरे भारत के पेपर दो। जैसे मान लीजिए आपको एमपी जुडिशरी का पेपर देना है, ठीक, प्लस माइनर प्लस जीके। ठीक, वहां के लोकल, आगे बात समझ में, और जीके इंग्लिश, ये पूछ। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है, यार जीके कैसे तैयार हो। मैंने जितनी भी बार एमपी का पेपर दिया प्री का, तो शायद टॉपर के बराबर नंबर आते हैं। अब मैं कौन सी वहां की जीके पढ़ता था, ठीक, वहां की जीके को तैयार करने का तरीका मेरा क्या होता था कि जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले मैं वहां चला गया। एक दिन पहले का मतलब एक दिन से एक दिन पहले, यानी एक दिन मेरे को पूरा वहां पे मिल जाए। फिर मैं जाता मार्केट, एक एमपी के जीके की पुरानी पतली सी जो किताब आती थी वो, और एक वहां से करंट अफेयर, दो बुक लाता, एक दिन वो पढ़ता, करीब करीब सारे क्वेश्चन मिलते। तो इसलिए जीके को हवा बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि वहां जीके आता है इसलिए हम फेल हो जाते। अब आप ये मानो कि चलो मैं 2 दिन ले रहा हूं, आप इसमें 10 दिन ले लो, माइनर में 10 दिन ले लो, इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे हो। एमपी का एग्जाम का प्रोजेक्ट अगर कितने दिन का हो गया, 20 दिन का। कब, जब आपके मेजर कंटेस्ट, अगर आपके मेजर कंटेस्ट नहीं है, मेजर पे आपकी कमांड नहीं है, एग्जाम तक भी आप मेजर पढ़ रहे हो, तो इसको मान के चलो कि अधूरी तैयारी। तैयारी परफेक्ट कब होगी, जब आपकी ये मेजर एक कंटेस्ट कि मैं मेजर में गलतियां नहीं, मैंने मेजर पे इतना वर्क कर लिया कि मेरे मेजर में गलत होने की संभावना नहीं। तब तो ये बात मान के चलो कि आप उसके अलावा कहीं का भी दे लो, यूपी का दे लो, राजस्थान का दे लो, 20 दिन से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं है बाकी सब्जेक्टों के लिए, केवल आप 20 दिन में तैयार कर सकते, वो भी मैक्सिमम। पूरे भारत का पेपर दे लो, शर्त ये है कि ये सब्जेक्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये मेजर सब्जेक्ट आपके टिप्स पे हैं, फिर आप पूरे भारत का पेपर दें, आपको कोई रोकने वाला नहीं। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो हरियाणा का दे लो, 2 महीने गुजराती सीख करके गुजरात का दे लो, दिल्ली का दे लो। आगे बात समझ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सब जगह का दे सकते हो, शर्त क्या है। और उसके अलावा जो होता है, चाहे वो जीके को इंक्लूड करते हुए, 20 दिन से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं। देखो मेरी खुद की बता, जब आरजेएस का पेपर था, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो एपीपी का और आरजेएस का दोनों का पेपर, ठीक, एपीपी का पेपर की डेट थी 1 दिसंबर, नवंबर थी या दिसंबर, लेकिन 1 तारीख थी, 2011, और उसकी थी 21 दिसंबर 2000।
क्या? ठीक। दोनों वैकेंसी आई हुई थी, एपीओ भी आई हुई थी और आरजेएस भी आई। ठीक। मेरा टारगेट ये था कि मेरे को एपीओ नहीं करनी है, केवल आरजेएस कर। ठीक। आप ये मानिए कि मैं 15 नवंबर तक, अगर ये अक्टूबर है, मेरे को महीना कंफर्म नहीं है नवंबर है या दिसंबर, 15 नवंबर तक मैं केवल आरजेएस की तैयारी कर रहा था, सिविल पढ़ रहा था। ठीक। फिर 16 तारीख को डेट आ गई, एपीपी की भी आ गई, आरजेएस की भी आ गई, आरपीएससी ने दोनों डेट घोषित कर दी एक दिन से। फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि अपन तो आरजेएस पे फोकस करते हैं, एपीपी पे फोकस नहीं करते। ठीक। 16 तारीख को तक भी मैंने, 17 तारीख के आसपास मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं क्या यार, एपीपी का जो पेपर है उसमें फेल हो गया तो क्या जवाब दे, कि मैं तो आरजेएस की तैयारी कर रहा था। ये तो सब बहाना होता है, हर आदमी केवल सिलेक्शन देखता है, बहाना कोई नहीं देखता। तो क्यों रे, बस बाद में लास्ट में ये पूछता है कि ऐसे हुआ रे, फेल हो गया ना, तो कहा जी हाँ, बस तो फिर काम करता हूँ। तो हर आदमी ये नहीं पूछता कि आप फेल क्यों हुए, कितना पढ़े। हर आदमी ये पूछता है पास हुआ फेल। तो आपने कहा पास तो ठीक है, फेल तो वो कहा मैं ऐसे, वो कहा रहने दे सब बहाने। चाहे आप कितना ही जेन्युइन रीजन हो। मैंने 17 तारीख के आसपास माइनर उठाए। पेपर कब है? पेपर कब है? 1 दिसंबर। और मैंने माइनर कब उठाए हैं? 17 तारीख। और उससे पहले क्या पढ़ रहा हूं मैं? सिविल। उससे पहले मैं पढ़ रहा हूँ सिविल। फिर उसके बाद में 1 दिसंबर के बाद में, ये छोरी 17 से मैंने पढ़ना शुरू किया, और करीब 26 तारीख तक मैंने सारे प्रोजेक्ट पढ़, रीडिंग माल। 26 तारीख को परमिशन लेटर आ गए कि भाई आपका सेंटर अजमेर में है, यहाँ यहाँ है। फिर मैंने एक दिन नहीं पढ़ा, फिर मैं 2 दिन पढ़ा। और जिस दिन पेपर था उसके पहले दिन मेरा एक मित्र बाहर से आया था, और एक मेरा मित्र है उसका इंटरव्यू था, उनके साथ था। बिल्कुल भी नहीं। हम 4 व्यक्ति कमरा लेकर के पेपर देने गए थे। गोविंद सर भी साथ में थे जो हिंदी पढ़ाते हैं। गोविंद सर मेरे को शाम को डांट रहे थे, क्या करते हो यार अशोक जी, ये कोई मजाक है, पेपर है, पढ़ लो, सारा दिन हो गया घूमते हुए। फिर हमने पेपर दिया और पास भी हो गए। एपीपी में हम पास भी हो गए। ऐसे भी नहीं है, जितनी कट ऑफ थी उससे 10-12 नंबर एक्स्ट्रा ही है। ये नहीं कि कट ऑफ पे पास हुआ, कट ऑफ से भी 10-12 नंबर ऊपर गए। पेपर भी बड़ा टफ गया था। कट ऑफ भी कोई 58 के आसपास रही थी जनरल की, और करीब 72 के आसपास मेरे नंबर आए थे, 72-73 के आसपास। अब आप एक बात बताओ, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक दिन सीआरपीसी नहीं पढ़ी, एक दिन सीपीसी नहीं, वो सॉरी आईपीसी पढ़ी, ना एक दिन मैंने एविडेंस, केवल माइनर एक्ट पढ़ी। क्यों? क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तभी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था,
कि मैं सबसे पहले मेजर पे कमांड करूं। भाई अगर मेरी मेजर पे कमांड हो गई तो बाकी किसी भी स्टेट का पेपर दो, 20 दिन से ज्यादा की जरूरत आपको। लेकिन अगर इन सब्जेक्टों को आप एग्जाम के वक्त पढ़ रहे हो और स्पेशली ऑब्जेक्टिव पेपर के टाइम पढ़ रहे हो, तब तो ये मानो कि आपकी तैयारी कमजोर है। ठीक है। तो इस फाउंडेशन बेच में मेरा सबसे बड़ा टारगेट आपके इन सब्जेक्टों पर आपकी कमांड करवाना है सबसे पहले। कई बार आप तैयारी करते हो तो माइनर से तैयारी करते हैं, माइनर से तैयारी नहीं। माइनर तो क्या होता है कि पढ़ो, एग्जाम दो, भूल जाओ। अगर परमानेंट दिमाग में रखने हैं तो ये एक्ट रखो, आपके प्रैक्टिस में भी काम आएंगे और आप नौकरी करोगे, नौकरी में भी काम आएंगे और कहीं का भी पेपर दोगे वहां काम। तो सबसे पहले अगर आपकी तैयारी कर रहे हो तो मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि इन मेजर एक्टों को कमांड कर। पहले क्या होता था कि आपने रट लिया, काम चल गया। अब आपकी तीन तरह से सोच होनी चाहिए। एक एक्ट पे कमांड, दूसरा एक्ट की प्रॉब्लम पे कमांड, और तीसरा एक्ट के ऊपर किया गया इंटरप्रिटेशन, कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर क्या बातें कही। अगर ये सारी चीजें आपकी तैयार हैं तो हम मानते हैं कि आपकी एक्ट पे कमांड है। और ये सारी चीजें ये नहीं है कि एक दिन की पढ़ाई में आ जाएगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। भाई आप एक बार पढ़ोगे, फिर भूलोगे, फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर थोड़ा सा कम भूलोगे, फिर तिबारा पढ़ोगे, तिबारा में और थोड़ा कम पढ़ोगे। तो ध्यान रखना, पढ़ाई के साथ में रिवीजन का सबसे बड़ा महत्व। जैसे मैंने आज पढ़ा, हमने सप्ताह भर का एक टारगेट बनाया कि हम 7 दिन में ये पढ़े। पहले दिन आपने पढ़ा तो दूसरे दिन का पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले पहले दिन वाले को रिवीजन करो, फिर सेकंड डे का पढ़ो। फिर थर्ड डे पढ़ रहे हो तो थर्ड डे का पढ़ने से पहले पहले और दूसरे दिन का रिवीजन करो। फिर तीसरा दिन का, चौथे दिन का पढ़ रहे हो तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन का रिवीजन हो जाए तो फिर चौथे दिन का करो। अगर मान लीजिए चौथे दिन आपके पास इतना ही टाइम है, मान लो आपको जिम में जाना है स्वामी कि भाई सही मैं तो जिम में बिना नहीं रह सकता, तो फिर 3 दिन का रिवीजन कर लो, चौथे दिन को हाथ ही मत लगाओ। लेकिन ये नहीं कि यार 3 दिन वाला बाद में देख लेंगे, पहले चौथे दिन का रिवीजन पे फोकस। भाई आप क्या करो, रिवीजन पे फोकस। आपका जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, भाई 2-3 बातें हो गई। फिर उसके बाद हर सप्ताह, जैसे एक सप्ताह का हो गया, फिर उस सप्ताह का पहले रिवीजन करो, फिर उसके बाद। तो आप ये मानो कि आपने एक बात को 7 बार पढ़ लिया, और जब तक आपकी किताब कंप्लीट होती तब तक आप ये मानो कि उसे कम से कम 15 बार पढ़, 15 से 20 बार। और 15 से 20 बार पढ़ने के बाद ये मानो 80% आपके दिमाग में उच्चर हो। बार बार रिवीजन करोगे तो उतना ही वो डेवलप होता है। और 80% आपके दिमाग में है तो इसका मतलब आप दुनिया का सारे पेपर पास कर सकते हैं। 100% तो किसी के दिमाग में नहीं होता। अगर 80% आपके दिमाग में है तो दुनिया का ऐसा कोई पेपर नहीं है जो आप पास नहीं कर सकते। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें नहीं आते हों। अगर आप एपीओ की दोगे तो इन सब से इंट्रोड्यूस होगे, आरजेएस की दोगे तो इन सब से इंट्रोड्यूस होगे, अगर जेएलओ की दोगे तो इन 4 सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस।
अगर ये आपके कमांड में है तो फिर आपसे कोई पेपर दिला लो, राजस्थान का ही नहीं, राजस्थान के बाहर का भी दिला लो। जैसे कई बार यूपीएससी की वैकेंसी आती है, जैसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी आती है, ईडी के लिए भी आती है, दिल्ली के लिए भी आती है, उनकी भी यही स्थिति है। फिर बाकी क्या है, छोटे छोटे से विजिलेंस एक्ट, भ्रष्टाचार एक्ट, ये पढ़ने पड़ता है। तो कहने का मतलब, अगर आपके ये एक्ट कमांड में है तो बाकी किसी भी वैकेंसी के लिए, स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए, 20 दिन से ज्यादा की तैयारी की जरूरत नहीं। पूरे भारत में कहीं का पेपर दे लो। अब ये नहीं है कि मलयालम में दे लोगे, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, वहां तक आप पूरे भारत में कहीं पर भी दे सकते। अब ये नहीं है कि आप ये कहो कि सर ये तो मलयालम में आ गया, लेकिन जो दो लैंग्वेज में आपके पेपर तैयार होते हैं वो आपके तैयार हो सकते, और ये आपके लिए बेटर ऑप्शन। उसके बाद में फिर आप अपने माइनर एक्ट तैयार करो। बाकी जो 29 माइनर एक्ट की बात कर रहे हैं हम टोटल, इसमें आरजेएस के अंतर्गत अगर हम पूरे को लेकर के देखें तो 30 दिन से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं, मैक्सिमम 30। 30 दिन में आप बहुत बढ़िया तैयार। लेकिन शर्त क्या है, आपके मेजर इतने तैयार हो कि भाई 20 दिन से ज्यादा का फिर आगे टाइम। भाई आपके दिमाग में अगर 80% एक्ट है, एक बार आपको रिवीजन करनी है, बाकी ये पढ़ा, पेपर दे करके आया, कोई फेल नहीं कर सकता। तो हम इस फाउंडेशन बैच में जो सबसे बड़ा टारगेट मेरा है वो यही है कि मैं इन सब्जेक्टों को आपको डिटेल से, हर एंगल से, एक्ट से, उसके अलावा उसके प्रॉब्लम से, और उसके अलावा उसके इंटरप्रिटेशन से इंट्रोड्यूस कर। यही हम डिस्कस कर ले कि प्री में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन। प्री और मेंस के लिए मैं मटेरियल तैयार करा रहा हूँ, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। पहले हम प्री का मटेरियल तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में मेंस का तैयार कर लेंगे। जैसे मैं आपसे क्लास में टिक लगवाता हूँ कि भाई इसको अंडरलाइन कर लो यहां से, और आप देख लो 90% तो पेपर वहीं से आता है। अगर आपने अभी भी दिया हो तो भी आप टिक, जहां मैंने टिक लगवाए हैं, 90% पेपर वहीं से। तो करीब करीब जो भी हमारे एक्ट की भावना है कि भाई प्री का क्वेश्चन कहाँ से डेवलप होता है और मेंस का क्वेश्चन कहाँ से डेवलप होता है, उस चीज को हम तैयार करें। ठीक। तो सबसे पहला टारगेट हमारा इन सब्जेक्टों पर कमांड कर, इन सब्जेक्टों पर हम सबसे पहले कमांड करें, पहला टारगेट। फिर उसके बाद में, क्योंकि ये टारगेट तैयार हो गया ना, तो बाकी कोई सी भी वैकेंसी है 20 दिन से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, 20 डेज सफिशियंट। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ना नहीं होता। बेयर एक्ट पढ़ना नहीं। देखो, बेयर एक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप जब भी बेयर एक्ट को पढ़ रहे हो तो उसके जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, जैसे एंड, और, बट, बट आल्सो, ये जो कनेक्टिंग वर्ड है, इन वर्डों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है जैसे, तो जो एंड वर्ड है उसको गोला करो, उसके पहले की बात को पढ़ो, उसकी दूसरी बात। एंड को जहां गोला किया है उसकी पहली बात को पढ़ो और उसकी दूसरी बात, और उसके बाद में इन दोनों का मतलब अपने आप समझ में आ जाए।
अगर कनेक्टिंग वर्ड योर है तो उसको गोला करो, बट है तो उसको गोला करो, बट आल्सो है तो उस चीज को, यानी जो भी कनेक्टिंग वर्ड है उन कनेक्टिंग वर्ड्स को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो। तो आपका क्या होगा, एक्ट पे कमांड होता। अब जो पेपर पास करना है, पहले तो क्या था, जब हम पढ़ते थे तो रामलाल सर बेर एक्ट रटा देते थे, और बेर एक्ट रटा, बेर एक्ट लिखा, और वो भी नहीं, उस बेर एक्ट में भी इतना क्राइटेरिया होता था कि जैसे सीआरपीसी में 200-250 सेक्शन, सीपीसी में कोई मिलाकर के 100-150 सेक्शन, और उन्हीं में से करीब करीब पेपर आता था। लेकिन अब इतना बड़ा क्राइटेरिया कर दिया कि बेर एक्ट से भी क्वेश्चन पूछता है, प्रॉब्लम बना करके भी पूछता है, और लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन। तो अब तैयारी करने, और पहले छोड़ दो। मैं एक डीजी साहब के पास में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार जब हम तैयारी कर रहे थे तो एविडेंस में सेक्शन 1 पढ़ते थे, फिर 3 पढ़ते थे, फिर 5 और 6 पढ़ 4, 5 और 6 पढ़ते थे, उसके बाद फिर 17 से 20 पढ़ते थे। हमने कभी 7 से लेकर के और 16 तक तो पढ़ा ही नहीं। और मैंने कहा मैंने तो नौकरी पूरी कर ली, आज तक नहीं पढ़ा। तो जब बेयर एक्ट आता था तब एक सेलेक्टेड क्राइटेरिया था, लेकिन अब क्राइटेरिया सेलेक्टेड नहीं। पुराने लोग कहते हैं कि यार आरजेस बनना कोई बड़ी बात है क्या, उस वक्त नहीं थी, लेकिन आज आरजेस बनना बहुत बड़ी बात है। उस वक्त बेयर एक्ट से क्वेश्चन आते थे, वो भी सेलेक्टेड सेक्शनों से आते थे, उनको रटा, लिखा, पास हो गया। लेकिन आज आपको क्राइटेरिया के लिए तीनों चीजें चाहिए। पहला, आपको एक्ट पे भी कमांड चाहिए। दूसरा, आपको उन पे प्रॉब्लम सोल्व करने भी आना चाहिए। और तीसरा, कि उनमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन करके कोई बात कही है, उस बात के बारे में भी बताओ। तो अगर आपका ये चीज तैयार होती है तो ही फिर आप आरजेस में पास। अब देखो, जो भी पेपर होता है, चाहे किसी भी पेपर दो, जैसे आरजेएस का पेपर दे रहे हो, एडीजे का पेपर दे रहे हो, किसी का भी पेपर दे रहे हो आप, तो दो चीजों की जरूरत। अब देखो, आपको एक चीज देखो, अगर आप एडीजे का दे रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप राजस्थान का ही दो। राजस्थान में नहीं ले रहे, बात अलग है, लेकिन यूपी वाले पूरी से किससे भर रहे हो, बिहार वाले भी पूरी वैकेंसी भर रहे हैं। राजस्थान से बहुत व्यक्ति यूपी में भी सेलेक्ट हुए हैं, बिहार में भी सेलेक्ट हुए हैं। एमपी और राजस्थानी तो नहीं ले रहे। ये 2-3 स्टेट है, एमपी, गुजरात, नहीं, वो नहीं ले रहे। वो नहीं मानते कि ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिहार है, यूपी है, वो मानते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे हैं, इनका सिलेक्शन होना चाहिए, वो ले रहे हैं। तो हर तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल नकारात्मक हो जाएं कि भाई यहाँ तो होता नहीं तो बाहर से करो। लेकिन तैयारी के लिए मैंने आपको बताया कि आपकी मेजर कमांड है तो फिर आप पूरे भारत में कहीं का भी पढ़ते। लेकिन अगर मेजर पे कमांड नहीं है, फिर कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, आज मैं सीआरपीसी पढ़ रहा हूँ, मेंस का पेपर लिख रहा हूँ, पहली रात में सीआरपीसी पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब अभी तैयारी बहुत कमजोर। लेकिन मैं दूसरे दिन पेपर देने जा रहा हूँ और केवल माइनर एक्ट को थोड़ा थोड़ा नजरों में डाल करके 2-3 घंटे पढ़ा, फिर मैं कष्ट हो गया। सुबह उठ करके आप पेपर देने चले गए। अब कई लोग होते हैं जब पेपर देने जा रहे हैं वो लास्ट तक यूं देख करके जा रहे हैं, अरे भाई ये काम पहले करने थे अगर पास होना था तो। नहीं, और अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान भी आपकी मदद। कंपटीशन का दौर है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो रेस में एक कदम आगे रखना पड़ेगा। नहीं, हर व्यक्ति कंपटीशन कर रहा है, चल रहा है, दौड़ना पड़ेगा। नहीं, दौड़ोगे तो सिलेक्शन होगा। केवल तैयारी कर रहे हैं, तैयारी से सिलेक्शन नहीं।
आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और उसे ज्यादा। अब देखो, कोई सा भी पेपर हो, चाहे एडीजे का हो, आरजेएस का हो, इसके तीन तरीके होते हैं। और वाइव, ठीक, इंटरव्यू या वाइव, तीन स्टेज पे होते हैं। अब हम तैयारी करते हैं, प्री की तैयारी क्या कहती है? प्री ये कहती है कि आप केवल रीडिंग करो। जितनी बार आप रीडिंग करोगे उतने आपके दिमाग में फोटोग्राफिकल मेमोरी बनती है, और जैसे ऑब्जेक्टिव आता है आप उसको देख करके उत्तर दे लेते हैं। लेकिन मैथ्स पेपर आपके नॉलेज का नहीं है, मैथ्स है राइटिंग स्किल का। कि आप किसी बात को जो आपके दिमाग में है, नॉलेज में है, उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगली बात समझ में, कि उस बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। नॉलेज होना अलग चीज, मैथ्स के लिए राइटिंग स्किल का होना। हमने एपीपी की तैयारी की, मैथ्स में करीब करीब सारे सब्जेक्ट तैयार किए, और आप ये मानो करीब 90% क्वेश्चन वही आए थे जो अपन ने क्लास में डिस्कस किए। नहीं, तो मैथ्स के लिए क्या होता है कि आपको राइटिंग स्किल पे डेवलपमेंट करना होता है। डेली का एक रिटर्न क्वेश्चन करो, डेली का एक रिटर्न क्वेश्चन करोगे तो जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे जहां मन करे उसको एक बार पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन उसका उठाओ और उस क्वेश्चन को बिना देखे लिखो, फिर एक बार पढ़ करके फिर दोबारा लिख करके देखो। आपके क्वेश्चनों का वेरिएशन आपको पता तो लग जाएगा कि यार मेरे आंसर में वहां वेरिएशन आ रहा है। तो इस प्रकार से मेंस की तैयारी होती है। अब हम प्री करते हैं, अब प्री में मेरा स्कोर आ रहा है 90, और मेंस में मैं 100 पार नहीं कर रहा। तो उसका रीजन ये नहीं है कि आपका नॉलेज नहीं है, बात है कि आप उस नॉलेज को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा। और बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस तभी होगा जब आप उस बात को रिटर्न में करोगे, लिखोगे, उसके बारे में सोचोगे। नहीं, अगर आपको मान लीजिए किसी चीज का नक्शा बनाना है, भारत का नक्शा बनाना है, मैं बोर्ड पे भारत का नक्शा बनाता हूं लेकिन मेरे से नहीं बनता। लेकिन एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, वो बड़े आराम से बनाए। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी कि वो भारत के नक्शे को 1 मिनट में बना। और मैं कितना ही सोच लूं, देख देख के भी बनाऊंगा ना, तो भी नहीं होगा। क्या मैं बना नहीं सकता? और उसमें ऐसा क्या है कि वो बना देता? सिर्फ फर्क प्रैक्टिस का है। कि उसको प्रैक्टिस है, इसलिए उसने बोर्ड के ऊपर भारत का नक्शा बनाया। देखो, कई बार यूट्यूब पे देखना, ज्योग्राफी के टीचर जब पढ़ाता है कोई सा भी, वो ऐसे करके यूं करके बोर्ड पे सेम टू सेम नक्शा बना। क्या करता है? सेम टू सेम नक्शा बना। नहीं, और मेरे को भी बोल दो, मेरे को भी पता है कि यहाँ जम्मू है, यहाँ ये है, यहाँ केरल है, यहाँ पर सारी बातें हैं। नहीं बनता, बनाया भी आपके सामने, नहीं बनता। बस वही बात है, क्या मेरे को भारत के नक्शे के बारे में पता नहीं? लेकिन बात है प्रैक्टिस की। तो इसलिए मेंस का एग्जाम आपसे प्रैक्टिस मांगता है। आप कुछ मत करो, नोट्स मत बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि डेली का एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो मेंस के नाम से। छोटा लिख दो, टाइम कम हो, टाइम ज्यादा हो, बड़ा लिख दो, लेकिन डेली का एक क्वेश्चन लिखो। आप ये मानो कि जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस दिन आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी होगी कि एग्जामिनर खुश हो जाए।
कि इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि उसे लगेगा कि भाई मैं जो पूछना चाहता हूँ वो बताओ। फिर हम क्या होता है कि जब हमारे को प्रैक्टिस नहीं होती है, नॉलेज होता है, तो हम पहले तो दाब के लिख देते हैं, तो लास्ट में जगह ही नहीं मिलती है। ओरिजिनल बात तक आते आते तो पैराग्राफ ही बन जाता है। इसलिए मेंस की तैयारी के लिए रिटर्न की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तीसरा क्राइटेरिया है वो है वाइवा। अब देखो, आपसे प्री ले ली, 90 नंबर ले आए, मेंस आपने पास कर लिया, तो वाइवा नॉलेज के लिए तो नहीं हो, इंटरव्यू किसके लिए नहीं होता, नॉलेज के लिए। तो भाई नॉलेज तो आपका पता चल रहा है कि आपने प्री पास किया, मेंस पास किया है, तो लोकल नॉलेज तो है। वाइवा 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला पर्सनालिटी, दूसरा फॉर्मेलिटी, और तीसरा आपका नॉलेज। नॉलेज का नंबर कहाँ है, तीसरे पर। ठीक। पर्सनालिटी की जहां तक बात है, शरीर की पर्सनालिटी की तो भगवान ने बना दिया जैसा है, लेकिन ये है कि आप अच्छे कपड़े, अच्छी ड्रेसिंग सेंस में, अच्छी तरीके से बाल उल करके और सभ्य तरीके से आप उनके सामने पर्सन, दिस इज पार्ट ऑफ पर्सनल, कि सामने वाले को ये लगे कि हाँ भाई अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है बात फॉर्मेलिटी की, कि देखो सामने वाला जो देने वाला होता है ना, वो आपसे बहुत कुछ आशा करता है। ठीक। तो वो ये चाहता है कि आप उसके प्रति 90 डिग्री पे खड़े रहो, झुक करके, एटीट्यूड में ना हो। ठीक। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो अपनी भाषा को पोलाइट रखो, कि सामने वाले को पहले पूरी बात सुनो, बीच में मत टोको। कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन अभी पूरा किया ही नहीं होता, इससे पहले हम फेंकना शुरू कर देते हैं। अरे भाई रुक जा, उसका उत्तर कंप्लीट होने दे क्वेश्चन, उसके बाद उसका उत्तर। और उत्तर देने से पहले पूछ करके फिर जवाब, जल्दबाजी में। दूसरा आपके शरीर के हावभाव, जैसे कई बार इंटरव्यू देते हुए आदमी हेलीकॉप्टर बन जाता है कि सर ऐसे ऐसे ऐसे। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने हाथों को बांध करके बॉडी को थोड़ा सा सीधा रखो, हाथों को मत घुमाओ, ना टेबल पे हाथ रखो, और आप एटीट्यूड पे आ गए। तो कहने का मतलब वो दाता है और हमें लेना है, ये बात मान। आप नौकरी करने जा रहे हो, नौकर बनने जा रहे हो, एटीट्यूड, कि मेरे को ये नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज हो, नौकरी के लिए जा रहे हो। नौकरी मतलब नौकर, चाहे आप आईएएस बन रहे हो तो नौकर। तो आप नौकरी के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू में आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वो कुछ फॉर्मेलिटीज आपको करनी है। कई बार एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ले लेता है कि दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मैं जेलों का इंटरव्यू देने गया, तो एग्जामिनर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताओ आपके फेवरेट 3 व्यक्ति जिनसे आप बड़ा इंस्पायर हुए। तो वहां महात्मा गांधी ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। 3 कोई भी नाम ले दो। ठीक। मेरे 2 तो टीचर के नाम याद आ गए, और तीसरा नाम भूल गया मैं। तो मैंने कहा सर लालचंद जी। वो कहे ये कौन, वो कहे ये हमारे स्कूल में पढ़ाते थे। वो कौन सा देखने जा रहा है, फोन करके पूछेगा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। लेकिन वो क्विक आंसर मांगता है कि भाई मैं सोच करके बता रहा हूँ, इसका मतलब झूठ बोल रहा हूँ, और मैं इंस्पायर्ड हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं जी।
अब चाहे हुए हो नहीं हुए वो बात की बात है, लेकिन कोई भी 3 नाम बोल दी। तो ये पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी। तीसरा क्वेश्चन होता है नॉलेज। नॉलेज में अगर आपको आता है तो उत्तम, ठीक। अगर आप जबरदस्ती का ज्ञान दे रहे हो बिना आए, तो ध्यान रखना एक मजाक का पात्र बने। सटीक उत्तर दो। नहीं आ रहा है ना कर, आ रहा है हाँ कर। लेकिन कई बार आप ये सोचो, जैसे मान लो आपने मेरे को कोई क्वेश्चन पूछा, सपोज करो, और मेरे को आ रहा है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को नहीं आ रहा है, तो मैं या तो ये कह दूं भाई आज तो मेरे को नहीं आ रहा, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी थोड़ी है, कल मैं बता। यहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं जबरदस्ती के उल्टे सीधे टोरे मार रहा हूं, तो आप मेरे ऊपर हंसोगे यार क्या। नहीं, तो वही चीज इंटरव्यू बोर्ड में, कि वहां एक्स्ट्रा नॉलेज मत हो। जो पूछ रहा है उसका। तो ये पार्ट किस चीज का होता है? इंटरव्यू। और जो भी तैयारी करते हैं वो केवल बेयर एक्ट पढ़ा। जो भी तैयारी कराते हैं वो क्या करते हैं? बेयर एक्ट पढ़ाते हैं। अरे बस बेयर एक्ट पढ़ने से आरजीएस नहीं। आपको तीनों चीजों की तैयारी इस लेवल से करनी। हम सारे सब्जेक्टों को प्री और मेंस दोनों तरीके से तैयार करें। पहले एक सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट जब स्टार्ट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट के मेंस के क्वेश्चन आंसर लेंगे। जब दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके फिर क्वेश्चन आंसर। तो हम प्री भी तैयार करेंगे और मेंस भी तैयार। और सबसे पहले मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मैं सबसे पहले आपके इन सब्जेक्टों को प्री और मेंस के हिसाब से कमांड करूं। अगर प्री और मेंस के हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट आपके कमांड में आ गए, तो मेरे को नहीं लगता कि आप कोई सा भी पेपर में रुक जाए। एक बात बताओ, एनएलयू वालों को क्यों पास होते? एनएलयू वाले ज्यादा क्यों पास हो रहे? 5 साल वाले। भाई वो पूरे साल लिखते हैं, राइटिंग स्किल डेवलप हो रखी हो। और हम क्या करते हैं? एलएलबी की 27 दिन पढ़े, 9 दिन लिखे पूरी साल में। हमारा इतिहास यही है कि हमने 27 दिन पढ़े हैं पूरी साल में और 9 दिन लिखे हैं। कहां बराबरी? अब नॉलेज तो उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी राइटिंग स्किल उनसे बेहतर। उसको हमें डेवलप कर, तब हम जाके उनके बराबर। हमारे को हमारी कमी कोई नहीं बताता। और इतना नॉलेज, पता चला कि ये तो बन गया और हम नॉलेज में बैठे रह गए। तो इन सब्जेक्टों को हम स्पेशली सबसे पहले प्री और मेंस दोनों के साथ, ठीक है। तो ये हमारे फाउंडेशन बैच का आधार है कि सबसे पहले हमारा टारगेट इन सब्जेक्टों को तैयार करना है। फिर उसके बाद जैसे वैकेंसी आती है, जेएलओ की वैकेंसी आ गई, तो हम जेएलओ के जो माइनर हैं उनको पूरा करते हैं। आरजेस आ गई, आरजेस के कर देंगे। एडीजे आ गई, एडीजे। लेकिन सबसे पहला अगर हमारे पास अभी टाइम है, तो हम टारगेट करेंगे इन 7 सब्जेक्टों को तैयार, प्री के हिसाब से भी और मैथ्स के हिसाब। अगर आपने इन सब्जेक्टों को प्री और मेंस के हिसाब से तैयार कर लिया, ये मानो कि फिर आपको कहीं रुकने की जरूरत। तो हम न केवल ये प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी तैयार करेंगे। और उसके बाद में, जैसे मान लो हमने प्री के लिए तैयार कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को, उसके बाद में हमने जैसे मान लीजिए नेक्स्ट टीपी पढ़ रहे हैं या सीपीसी पढ़ रहे हैं, तो सीपीसी का प्री करेंगे
और कॉन्ट्रैक्ट का मेंस से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो उसके साथ के साथ हम उसका रिटर्न भी तैयार करें। आईपीसी पढ़ रहे हैं, पहले प्री के लिए तैयार करेंगे, उसके बाद हम एविडेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो आईपीसी का मेंस स्टार्ट करते हैं कि भाई आईपीसी का अब वो क्या हो गया, रिवीजन भी हो जाएगा मेंस के भरोसे, और वो तैयारी हमारी राइटिंग स्किल। और अगर ये 7 सब्जेक्ट पे हमारी कमांड हो गई, ये नहीं कि 7 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पूरा सिलेबस, लेकिन 7 सब्जेक्ट पे पहले कमांड करें। और इन पे अगर कमांड हो गई तो हर पेपर 30 दिन से ज्यादा करनी। जिस दिन एग्जाम की डेट देते हैं 30 दिन का टाइम देते हैं, उस दिन से तैयारी शुरू करोगे तो पेपर में टॉपर ही रहोगे। नहीं, फिर ये भी नहीं है कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस भी करो, रिवीजन ही तो करना, नहीं। लेकिन बात है कि इन 7 सब्जेक्टों पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड करना। और अगर आप इनके कमांड कर लिए फिर कोई रोक नहीं। बैरक कैसे पढ़ना है, ये हमारी दूसरी बात। और फिर प्री और मेंस, इस चीज को अब टार। तो कल बुधवार का दिन है। आज केवल मैंने आपको हमारे पढ़ाई की कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी, आप ये मानो कि करीब हम ये सारी चीजें साल भर का टाइम, 1 साल पूरा लगेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा भी लगता है तो हम ज्यादा कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी बात में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। लेकिन ये सारी चीजें हम तैयार करेंगे। और कल से 5:30 पर हम क्लास लेंगे इसकी, जिसमें हमारी पहली क्लास होगी आईपीसी और बीएनएस की, है ना। आईपीसी और बीएनएस की, तो हम पढ़ेंगे बीएनएस और आईपीसी को उसके कंपेयर में पढ़े। अभी जेलो आरपीए उसमें भी पढ़ी है पढ़ने, किस में, आरजेएस में भी, लेकिन वो थोड़ा जल्दबाजी थी। अब बड़ी डिटेल से पढ़े, प्री और मेंस के हिसाब से इसको तैयार करें। और दूसरा जो सब्जेक्ट लेंगे वो लेंगे हम सिविल में कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा सब्जेक्ट जो हम लेंगे वो सिविल में कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। 5:30 से हम 7:30 बजे तक एक एक घंटा 2 सब्जेक्टों को तैयार। जब ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे तब हमारा टाइम थोड़ा सा बढ़ा देंगे मेंस के लिए, कि भाई एक सब्जेक्ट को, है ना, इस तरीके से। ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हो जाएगा। नहीं तो इवनिंग में हम ये कर लेंगे, मॉर्निंग के अंतर्गत हम मेंस को तैयार करें। क्लास छूटती है तो आप ऐप पे उस क्लास को देख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मान लो कि अब मेरी आज की क्लास छूट रही है तो कोई नहीं है, आप ऐप पे उस क्लास को देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। कल से 5:30 से 7:30 बजे तक क्लास होगी, जिसमें आईपीसी और पीएनएस और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास, ठीक है, जिसमें हम हर एंगल से पढ़ेंगे। प्री के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और इसका इंटरप्रिटेशन की अगर कोई लेटेस्ट जजमेंट है वो चल, ठीक है। बाकी फिर हम कल मिलते हैं 5:30 बजे। और कल बुधवार का दिन है, बढ़िया वार है, कल से स्टार्ट करें।